नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम गणित विषय को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं और जो बहुविकल्पी हैं उनको पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। आपके 12 नंबर से कम यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आप 18 में 12 नंबर इधर ही से ले आएंगे, क्योंकि 5 बहुविकल्पी होते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं और 6 प्रश्न वो भी होते हैं। तो आप अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी यहाँ पढ़िए। इसमें दीर्घ उत्तरी भी कई प्रश्न ऐसे आ जाएंगे कि जो दीर्घ उत्तरी में भी पूछे जाते हैं। तो हम शुरू से आखिरी तक सारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसलिए आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, सब्र रखिएगा, शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा, विश्वास रखिएगा हमारे ऊपर। हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप कभी भूलने ना पाएँ और कोई भी सवाल आए तो आप कर सके। तो पूरे डिटेल में देखेंगे, सारे मेथड समझेंगे, जो भी उसमें रूल्स लग रहे होंगे उसको विस्तार में जानेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपके दिए हैं उनको हम देखते हैं। वैसे आप ये किताब से पढ़ भी सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करने वाली चीज़ है, लेकिन समझने के लिए भी हम इसमें कई चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 3, 7, 11, 13 ये सब क्या है, 17 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती। भाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो भाज्य संख्या। 2, 4, 6, 8, 15 ये सब क्या हो गई, ये आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समापवर्तक संख्या, समापवर्तीय संख्या क्या होती है, वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि आप देखिए कॉमन फैक्टर, जैसे कॉमन होता है कोई भी संख्या ऐसी दी हो, जैसे 12 लिखा है तो उसके क्या हो जाएंगे समापवर्त, 3 और 2, 3, 4 ये सब क्या हो जाएंगे समापवर्त। यानी कि जो 12 संख्या हो जाएगी ये 2, 3, 4 का समापवर्त हो जाएगा। जोड़ क्या है ये सब तो आप कर ही लेंगे। आगे देखते हैं गुणन संक्रियाएं, संवरक प्रगुण बताना है। तो इसमें कई प्रगुण होते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है गुणन का संक्रिया। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। तो ये चीज़ आप याद भी कर सकते हैं। जो बाकी जो समझाने वाला है वो हम आपको समझा देंगे। तो आगे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक होती है। ये नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही हो, ये अनंत तक होती है। कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये पॉइंट याद कर लीजिए, नोट लिख लीजिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई भी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो वो अगली प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछ ले तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ये आप याद कर लीजिए और पूछा भी जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है इसलिए 1 सबसे छोटी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक 0 से, देखिए पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर होता है। पूर्णांक माइनस के भी होते हैं, 0 सहित प्लस के भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0 भी है, पॉजिटिव तरफ भी जाएगा अनंत तक और निगेटिव में भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक, पूर्ण संख्या आप पूछा जाए तो पूर्ण क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो 0 को शामिल कर लेंगे। यहाँ भी हालांकि पूर्ण कहीं नहीं पूछा गया है, फिर भी हम बता दे रहे हैं पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत तक हो, ये पूर्ण संख्या होगी। अब इसमें पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, वो 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको याद कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। आगे धन पूर्णांक किसे कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो धन पूर्णांक मतलब जो धन वाले हैं, यानी कि प्लस वाले हैं, तो 0 के बाद प्लस वाले ये हैं, यही धन पूर्णांक हो जाएंगे। ऋण पूर्णांक 0 से पहले वाले ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, 2 परिमेय संख्या P/Q
तथा आर अपान क्यू का योगफल करना है, तो योगफल हम आसानी से ये कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू हो जाएगा और क्यू आर हो जाएगा। फिर हम ये क्यू क्यू स्क्वायर कर देंगे, जैसे यहाँ पर दिया है पी अपान क्यू प्लस आर अपान क्यू दिया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर क्यू अपान क्यू स्क्वायर। लेकिन अब देखिए ऊपर क्यू हमको कॉमन मिल जा रहा है, क्यू हम ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, पी प्लस आर बच जाएगा, बटे में क्यू स्क्वायर बचेगा। अब नीचे में क्यू गुड़े क्यू यानी स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पी प्लस आर अपान क्यू बच जाएगा, जो कि यहाँ पर आंसर दिया है। यहाँ पर शार्ट सभी दिए हैं आंसर, और सही से सॉल्व भी नहीं किए गए हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं गलत भी दिए हुए हैं, तो हम सभी चीज़ें अच्छे से समझाते हुए आपको बताते चलेंगे। शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे सब्जेक्ट जो आपके मिले हैं वो आप यहाँ से पढ़ सके। अब देखिए 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो ये सिंपल है, ये आप कर लेंगे। आगे देखते हैं, जो लगाने वाले होंगे वो हम लगा के बताते रहेंगे। लिखा है दो संख्याओं के अनुपात 5:3 है, तो इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद क्या है, तो प्रथम पद 5 है और द्वितीय पद 3 है, ये तो सिंपल है। समानुपात किसे कहते हैं, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसमें इसको दर्शाने के लिए 4 ऐसे डॉट बने होते हैं। समानुपात और अनुपात क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 होते हैं, जैसे x अनुपात 3, समानुपात 4 अनुपात x लिखा हो, यहाँ पर 4 लिख दे, तो ये देखिए दोनों बराबर होंगे। अंतः गुण इसका फार्मूला क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी x गुणे x हो जाएगा बराबर, और इसका ये जो समानुपात है इसको बराबर में हम परिवर्तित कर देते हैं और 4 गुणे 4 लिख देते हैं। ये एक फार्मूला होता है, इस पर बेस सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी समझ लीजिए। समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है, अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है। आगे मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एवं अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। तो मिश्रित अनुपात ये ऐसे हम समझ लेंगे। समानुपात के भेद हमको ज्ञात करना है, तो सरल अनुपात और मिश्र अनुपात ये होते हैं। मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आप रट सकते हैं, समझने वाली हम गणितीय जो सवाल होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे जहाँ सवाल है, सर्वसमिका क्या होती है, दोनों पद आपस में जो बराबर में हैं, दोनों पद इधर और इधर ये आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो सर्वसमिका कहलाएगी। अभी आगे सवाल आएगा, जैसे ये हम देख रहे हैं 3x + 5 = 5x - 2 + 5 ये लिखा है, तो अब देखिए ये बराबर ये है कि नहीं, यानी RHS = LHS होना चाहिए। RHS = LHS होगा तभी ये सर्वसमिका होगा। तो 3x + 5 = अब देखिए 5 और ये माइनस का 2 है, तो 5x - 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, x वाले पद को इधर ले आएंगे या उसको उधर भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो 5x - 3x, 5x इधर रहा, इसको इधर भेजेंगे -3x, और 5 + 3 हो जाएगा। इसको जो घटाएंगे तो 2x = 5 3 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, x बराबर 4 आ रहा है, यानी ये पद बराबर नहीं है, तो ये सर्वसमिका नहीं होगा। देखिए चर राशि के ऐसा जिनमें दोनों पक्ष बराबर हों सर्वसमिका संबंध कहलाता है। देखिए यहाँ पर देखिए पद दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए ये सर्वसमिका नहीं कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर तो लिखा गया है, लेकिन सर्वसमिका का मतलब होता है दोनों पद आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर बराबर तो थे नहीं, लेकिन सर्वसमिका के लिए उदाहरण वो लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं गुणनफल, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड इसमें करना है, ये तो बहुत ही ईजी है, a + a × b + ac + ad का गुणनखंड इसका करना है। तो गुणनखंड आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए a कॉमन है तीनों में, यहाँ पर देखिए छूट गया है ac, तो a कॉमन है, तो a कॉमन हमने ले लिया, बचा क्या इधर b बच गया एक, फिर प्लस, फिर इसमें क्या बचा c + a, ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, अब ये बाहर करेंगे तो d हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, a ब्रैकेट में b + c + d, ये ऐसे लग जाएगा।
अगला देखेंगे गुणनखंड 9x² माइनस 64 का गुणनखंड हमको करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, पहले इसको बराबर में कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे 3x कर लेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं 3x लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस इसको क्या कर सकते हैं 8 अट्ठाई 64 यानी 8 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² का क्या होता है, a² माइनस b² का एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। तो ये मान लिया हमने a है, ये मान लिया हमने b है। तो अब a प्लस बी हम रखेंगे तो 3x, ये a मान लिया है, ये b है, तो 3x a हो गया प्लस b क्या है 8, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 3x माइनस 8, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप ऐसे कर लेंगे। आगे हम देखेंगे क्षेत्रफल क्या है, ये तो आप परिभाषा याद कर लेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया हो यूनिट उस हिसाब से उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, वो उसका क्षेत्रफल का यूनिट हो जाएगा। आगे क्या है, आगे हम देख रहे हैं कि आगे लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार, ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है, यूनिट सब दिए हुए हैं। देखिए किसी त्रिभुज का आधार बराबर कितना है 32 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर कितना दिया है 12 मीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम हमेशा जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार कितना है 32 हो गया, ऊंचाई कितनी है 12, तो 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16 गुणे 12, तो ये इसको गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा, 192 ही आएगा। वर्ग मीटर हम इसको लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आगे हम सवाल देख रहे हैं, आगे दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा याद कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण आपके दो अलग अलग दिए हैं, इनको आपस में गुणा कर दे, 2 से भाग कर दे तो 156 आ जाएगा, ये भी लगा लेंगे आप। एक घन का कोर 14 सेंटीमीटर है, ये हम समझ लेते हैं। घन का कोर, एक घन का कोर इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना है, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है। तो क्या करेंगे 14 का क्यूब कर देंगे, 14 का क्यूब कितना आएगा 14 गुणे 14 गुणे 14, इसको गुणा करेंगे तो आप यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा। वैसे 2744 इसका घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये घन का आयतन ऐसे हम याद कर लेंगे, इसको सवाल लगा लेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, सवाल पर आते हैं सीधे। सवाल आपके देखते हैं कौन से हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 6, 9, 11 लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। तो आप इसको लेकर जब करेंगे सहचर नियम को लगाएंगे तो 6 गुणे 9 कर दिया, फिर गुणे 11 कर दिया, यानी एक ब्रैकेट के अंदर गुणा लगाएंगे, फिर बाद में बाहर भी गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आया 54 गुणे 11 आ गया। अब यही चीज़ आप परिवर्तन कर देंगे, पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगाए थे, अब इन दोनों में लगाएंगे। तो कहने का मतलब है दोनों बराबर आएंगा, दोनों के मान जो बराबर आता है वही सहचर नियम इसमें लग गया है। गुणा के सहचर नियम में हमेशा दोनों बराबर आता है मान। देखिए रेखीय समीकरण क्या है, ऐसा
समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। तो देखो इसमें रेखीय लीनियर इक्वेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, x + y = 7। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, रेखीय समीकरण हो गया। आगे हम देख रहे हैं x + 1 = 2 को हल कीजिए। तो ये आसान है कि x = 1 आ जाएगा, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना आप लगा सकते हैं। इसको उधर भेज देंगे तो 1 आ जाएगा। x - 4 x + 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये चीज़ समझा दे रहे हैं आपको कि x - 4 x + 7, ये अच्छे से समझिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये सब चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप से गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लस का माइनस हो गया या माइनस का प्लस हो गया तो आपके सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अब इसको देखिए, ये जो पहला पद है उससे हम इन दोनों का गुणा करेंगे 1/1। तो x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x को 4 से करेंगे तो प्लस का चिन्ह है ना, दोनों ये प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो x को 4 से गुणा करेंगे 4x। फिर अब यहाँ माइनस लगा है, फिर इस वाले पद से दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस लगा है तो -4x हो जाएगा। फिर ये माइनस और प्लस का गुणा आपस में माइनस हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x प्लस का है, 4x माइनस का है, कट जाएगा तो x² -16 आएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, x² माइनस ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अब अभी हमने आपको बताया था a² - b² का फार्मूला होता है a + b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में x + 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x - 4 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम लगाएंगे या फिर आप यहीं तक रख सकते हैं। अब आगे हम चेक करते हैं इसको, x + 7 यहाँ पर दिया हुआ था, x + 7 दिया था, मैंने दूसरा मान के लगा दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक आप हो गई है, लेकिन आप तरीका तो समझ ही गए हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या हमने कर दिया, x + 7 लिखा था लेकिन हमने x + 4 करके यहाँ पर लगा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें समझने की बात थी। अब आगे भी हम इसी को ही फिर से लगा लेते हैं, x - 4 को लगाएंगे और x + 7 को लगाएंगे तो भी वही तरीका अपनाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो x को x से करेंगे x², फिर x को 7 से करेंगे तो +7x, फिर -4 को x से करेंगे तो -4x, फिर -4 को +7 से करेंगे तो -7 चौक 28 हो जाएगा। तो अब x² 7 ज़्यादा है, 4 कम है, तो कितना ज़्यादा है, 3x ज़्यादा है, -28। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम सवाल लगा लेंगे। आगे अब सवाल हम देखते हैं 2015 में पूछा गया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे गए हैं। तो अब देखिए सारे सवाल अच्छे से समझेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए लिखा है x³ - y - xy³। तो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम अब लगाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये x³ y है तो ठीक है, इसमें हम देखो सॉल्व करेंगे। तो देखिए x और y दोनों में कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी y है, तो हम x y को कॉमन ले लेंगे बाहर की ओर, ठीक है। बाहर कॉमन ले लिए। अब बोलिए इन दोनों में हमने y बाहर तो ले लिया, x 1 बाहर लिया है, 2 बच जाएंगे क्योंकि घात 3 है तो जो बचेगा उसको अंदर लिख लेंगे, x की घात 2 बच जाएगा माइनस। अब देखिए x हमने बाहर ले लिया है कॉमन, अब y में से 1 y लिया है तो 2 बच जाएगा तो y² बच जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, xy तो xy ही रहेगा, लेकिन अभी हमने एक फार्मूला बार बार ये आपके पास आ जा रहा है कि x² a² - b² वाला फार्मूला a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिए, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + y एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x - y हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे हम देखते हैं, एक बगीचे में 20-25 यानी 2025 पौधे लगे हैं,
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं ये आपको बताना है। तो भाषा समझिएगा तभी आपका सवाल लगेगा। हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे लगेगा। देखिए, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं, मान लीजिए हमने 5 पौधे लगाए हैं और 5 ही पंक्तियां हैं। 5 पंक्तियां हैं, कह रहा है ना प्रश्नानुसार कि उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो जितने पंक्तियां हैं इनको आपस में मिलाएंगे बगीचे को, तो ये एक वर्गाकार शेप ले लेगा, क्योंकि 5 इधर पंक्तियां भी हैं और 5 पौधे भी हैं। हम मान के चल रहे हैं 5 हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ जाएं कि ये कह रहा है कि ये वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। जितने पौधे हैं उतने पंक्तियां हैं, यानी कि वर्ग हो जाएगा। इधर 5 है तो इधर भी 5 हो जाएगा, वर्ग हो गया मतलब। तो कहने का मतलब है कुल 2025 पौधे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का 2025 पौधे हैं, तो ये वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम जाने, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 20 25, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये गुणे ये, यानी कि मान लीजिए ये ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर बराबर 20 25 हो जाएगा। ठीक, 20 25 हो जाएगा। ए का मान हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 25 ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम निकाल लेंगे 20 25 को। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 10। ठीक, और 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, सॉरी 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 और 5 25, फिर पठवठे 40, फिर 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3, यानी वर्ग बनेगा क्या 5 3 3, यानी 5 यहाँ से क्या आ जाएगा ए बराबर 5 गुणे 3 गुणे 3, यानी हम जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनेगा तो एक बार लिखा जाएगा, ये जोड़ा बना तो एक बार लिखा गया, ये जोड़ा बन गया तो एक बार लिखा गया। तो ए बराबर कितना आएगा 5 तियाँ 15 तियाँ 45। तो एक पंक्ति में आपसे पूछा जाए कितने पौधे हो जाएंगे तो 45 पौधे हो जाएंगे एक पंक्ति में। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लग जाएंगे, ये ऐसे लगा लेंगे। आगे हम देख रहे हैं एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया जाता है और आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो आयत का चौड़ाई बताइए। तो कहने का मतलब है हमें वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया है 144, उसको मोड़ के आयत बनाया गया है, तो जिसकी लंबाई 16 है तो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने कहा कि पहले आप आयत था, क्या था, वर्ग था, पहले वर्ग था। अब हम इस तार को, ये मान लीजिए तार है, तार वर्गाकार लपेटा गया है, ठीक, किसी खेत में। अब हम आपसे कहें कि इसको हम खोल दें और फिर इसको आयत बना दें, फिर इसको आयत बना दें, इस तार को आयताकार में घेर दें, तब आप बताइए कि क्या तार की लंबाई घट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, सेम रहेगी, या उसका क्षेत्रफल क्या घट बढ़ जाएगा, जितना इसमें आएगा उतना ही इसमें आएगा, क्योंकि अब तार जितना लंबा है उसका बस शेप बदल गया, यानी आकार बदल गया, उसका जो कैपेसिटी है वो उतना ही रहेगा। ठीक, तो हम कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि तार का क्षेत्रफल कितना है, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ आप देखिए 144 है, तो 144 हमने लिख लिया। वर्गाकार, यहाँ हम वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144, फिर इधर क्या लिखेंगे, आयताकार तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। आयत
का होगा लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारे 16 दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई अभी लिख ले रहे हैं। तो देखिए 144 क्षेत्रफल है और लंबाई कितना दिया है आयत का यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई 16 है, तो 16 लिख दिया गुणे चौड़ाई। चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 144, इधर गुणे में था उधर बटे में हो जाएगा, तो 16 यहाँ आ जाएगा, 16 9 144 होता है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर दे रखा है, लेकिन आप मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझेंगे सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, आप ऐसे ही विस्तृत लगाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है, एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक हैं, ये बालकों की संख्या है और यहाँ पर क्या है बालिकाओं की संख्या है। तो कह रहा है कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो उसके लिए क्या करेंगे घटाएंगे। बालक की संख्या में हम आपसे कहें आपके पास 10 आम हैं और तुम्हारे मित्र के पास 5 आम है, तो कहा जाए कि जो आपके पास आम है आपके मित्र से कितना अधिक है। तो क्या करते हैं आप 10 में से 5 घटा देंगे, तब आपके पास 5 आम एक्स्ट्रा होंगे, ये आप बताएंगे। तो क्या करेंगे बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो बड़ा क्या है यहाँ पर, बड़ा छोटा तो जान नहीं पा रहे हैं, तो बालक जो पूछा जाए क्वेश्चन में बालकों की संख्या से बालिकाओं की संख्या घटा देंगे, तो बालकों की संख्या अधिक जितनी है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमने बालक की संख्या क्या लिखी है 3x² + 5x - 9। अब इसमें से बालिकाओं की संख्या घटाएंगे x² + 5x + 4, ये घटाना है। तो ये घटाएंगे, घटाने से पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को घटाना है और बड़ी संख्या दी है अलग अलग टुकड़ों में दी हैं, तो हमेशा वो ब्रैकेट में लिख के ही घटाई जाएगी, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो 3x² हो जाएगा + 5x हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब घटाने पर क्या होती हैं अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, तो -x² हो जाएगा -x², ये प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा। कैसे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा -5x, और ये प्लस है ये माइनस है तो -4 हो जाएगा। अब हम घटा लेंगे 3x² में x² जो सजाती पद हैं, या तो आप इसको पास पास लिख लीजिए ताकि आसानी हो जाए। x² वाले पद एक पास ले आइए, 3x² - x², ये वाला पद पास में ले लिए। अब x वाला पद एक साथ रखें, 5x प्लस का माइनस का 5x, ठीक है। फिर -9 ये वाला पद है और ये माइनस का 4 है, तो x 5x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। आपसे कहा जाए -5 है और आपके पास 5 है और अब 5 घटा दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5 में से 5 घटा दिया तो इसी तरह से +5 में से -5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा आपस में। अब देखिए 3x² में x² घटाएंगे तो 2x² हो जाएगा, और -9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13। माइनस माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा। -9 - 4 -13 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल तुरंत लगा दिया है, डिटेल में नहीं दिया है। आप पूरे डिटेल में समझ लीजिए क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए ये आपका सवाल है, तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपका सवाल दिया है कि 3x, क्वेश्चन क्या है 3, 5, x, 9, 11। तो 11 का समांतर मान का समांतर माध्य बराबर 7 दिया है, 7 है। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य का फार्मूला आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, समांतर माध्य का फार्मूला होता है क्या, समांतर माध्य। पहले हम इसको समांतर माध्य निकाल ही लेते हैं। अगर ये x ना दिया होता तो हम पहले अरेंज करते, लेकिन यहाँ पर x वाले पद दिए हैं तो इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए अरेंज पहले से ही है, 3, 5 फिर 9 फिर 11। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का
योगफल, जो पद होते हैं उनका योगफल, पदों का योगफल यानी 3 + 5 + x + 9 + 11। फार्मूला याद कर लेंगे, पदों का योगफल बटे कुल योग यानी कितने हैं, कुल पद 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे। समांतर माध्य दिया कितना है, 7 है, यहाँ दे रखा है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ लें, 5 3 8 8 9 8 दूनी 16 17 17 1 18 1 28 10 28 28 बटे 5, ठीक है। और प्लस x ऊपर बचा ही है x, और इनको जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। अब बाई CMP कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35 बराबर 28 + x, तो x बराबर x इधर रख लिया, 28 उधर जाएगा, तो 35 प्लस का है ही, इधर आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इनको घटा लेंगे तो 15 में से 8 गया, 7 बच जाएगा, ये 7 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम समांतर माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं, जो कि अभी क्या हमने देखा, ये वाला सवाल लिखा, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए आपका वो सवाल पूछा जा रहा है जो आपने अभी देखा था, कि आपको बताए थे हमने समानुपात वाले फार्मूले, वही पर बेस सवाल है एक, 2015 में पूछा गया है। 9:x समानुपात x अनुपात 16, ठीक है। तो ये अब आपको करना है। तो हमने पहले ही बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, बराबर अंतः पदों का गुणनफल, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो बाह्य पद क्या है, एक 9 है, ये 16 है, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, बराबर अंतः पदों का गुणनफल x × x, यानी कि 16 9 144 बराबर x², या x² बराबर 144 लिखा जा सकता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √16 144। देखिए क्या होता है कि ये जो आपका होता है स्क्वायर, वो उधर जाने पर रूट में लग जाता है, ठीक। तो अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये आपको देखना है, 12 का है, 12² ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, ऐसे भी 12 आ जाएगा x बराबर, ठीक है। लेकिन आप यहीं से दूसरा तरीका, आसान तरीका समझना चाहें कि आसान आप लगाना चाहते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं रूट से रिलेटेड, तो आप यहीं से कर सकते हैं। ये जो आपका पद दिया है यहीं से करेंगे। x² बराबर 144 दिया हुआ है, तो आप x² बराबर 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर अपने मन से हटा देंगे और x बराबर 12 ले आएंगे। यहाँ पर स्क्वायर काटेंगे नहीं, बस ऐसे ही स्क्वायर, जो अब आपका स्क्वायर बराबर में बराबर होता है, तो जो पद होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे थोड़ा सा बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है और थोड़ा सा जटिल भी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही गलत तरीके से बता दिया गया है, कोई चीज़ डिटेल तो है नहीं। अब आपको हम बताते हैं, समझ लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको लगा सकें। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे, इसमें देखिए लिखा क्या है। पहले हम चित्र बना लेते हैं, ठीक, और इसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। चित्र में 3 है, 3 सेंटीमीटर, और ये A है, C है, ये B है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये Q है, ये R है, ये P है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है PQ का मान बताओ, PQ का मान बताना है इस क्वेश्चन में। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, समरूप त्रिभुज के बारे में जानना है। समरूप त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक कंडीशन होती है कि जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनका अनुपात दूसरे वाले त्रिभुज के संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है। अच्छा, आप समझ नहीं पाए हैं तो आपको बता रहे हैं
कि ये जो आपका संलग्न भुजा होता है, यानी एक से दूसरा जो लाइन जुड़ी होती है, जो भुजा जुड़ी होती है, जिसे इसका संलग्न भुजा ये है और इसका संलग्न भुजा ये है, ठीक, इसकी संलग्न भुजा ये है, ठीक, इसी तरह इसकी संलग्न भुजा यानी पी आर की संलग्न भुजा पी क्यू भी है और पी आर भी है, आर पी भी, आर क्यू भी है। तो ऐसे जो एक दूसरे से जुड़े हैं वही संलग्न है, एक साथ से जुड़े होने से। तो ऐसे संलग्न भुजाओं का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ देखेंगे ए बी अनुपात बी सी, ए बी अनुपात बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने ऐसे और ऐसे लिया है, यानी ए बी अनुपात बी सी लिया है, तो इसी तरह पी क्यू अनुपात क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू अनुपात क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये लिया तो ये लिया, तो इसी तरह से यही लेंगे, जैसे इस तरीके से इसको लिया है तो इसी तरीके से इसको भी लेंगे। इस तरह से जब लेंगे अनुपात तो इसी तरह से इसमें भी लेंगे, तभी आपका सवाल सही होगा। अब ए बी देखिए क्या दिया है, ए बी कितना दिया है, ए बी तो 3 दिया है, बी सी कितना दिया है, बी सी 2 दिया है, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू नहीं दिया है तो हमने मान लिया एक्स है, पी क्यू कितना है एक्स मान लिया। क्यू आर कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 दिया है। अब देखिए इसको बाई सी एम पी करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ये गुणे में है 2, उधर जाएगा बट्टे में, तो 2 से 9 काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5, 2 चौकू 8, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, दशमलव लगा के, तो x बराबर 4.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे इसको लगाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दिया हमने। सर्वसम्मिका के बारे में बताए ही हैं कि जिनको आपस में बराबर होंगी वही सर्वसम्मिका होंगी। देखो 2x, अभी वो वाला सवाल सर्वसम्मिका में नहीं लग रहा था, पहला वाला देखिए 2x + 1 बराबर 2x + 2, तो ये सर्वसम्मिका है कि नहीं, कैसे हम करेंगे, तो हम सॉल्व कर लेंगे दोनों पद। ये तो सॉल्व है ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 2 आ जाएगा बराबर 2x + 2। तो ये देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, यानी LHS बराबर RHS बराबर LHS है, इसलिए ये सर्वसम्मिका कहलाएगी। आगे का सवाल हम देखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। और दोस्तों अगर वीडियो सही अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है थोड़ी बहुत तो हमारी भी हेल्प करते रहेंगे, ताकि हमको ये लगे कि हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वीडियो इतने टाइम तक बना रहे हैं, तो आपको भी समझ में आएगा और आप जो है मेरी भी कुछ हौसला अफजाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए -4x + 3 बराबर -6 -18 को हल कीजिए। ये तो बहुत ही ईजी है, जो x वाले पद हैं एक तरफ कर लेंगे और जो फिर आपके चर पद हैं, अचर पद हैं, उनको एक तरफ, चर और अचर एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए ये यहाँ जैसे किया है वैसे ही करेंगे, कोई इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, बताने वाला है नहीं, तो ये तो आप कर ही लेंगे। एक वृक्ष की लंबाई 11, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्ष के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आप घर समझ लीजिए, घर में चौड़ाई लंबाई ऊंचाई दोनों चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए घनाभ बन जाएगा। तो ऐसे देखिए चौड़ाई लंबाई भी है, भाई ये देखिए चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये लंबाई हो गई। तो ये सब चीज़ें आप में जहाँ पर मिल जाएंगी वो आप समझ लीजिए। घर का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए, घर का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए, तो आप हमेशा फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई, ये देखिए ए मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये फार्मूला हम लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ लगाई गई है। देखिए लंबाई, ये देखिए 11 लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको लगा के ही दिखा देते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो देखिए यहाँ पर 2 लंबाई हमने देखा कि कितना दिया है, लंबाई आपका 11 है और चौड़ाई 8 है। तो लंबाई 11 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई कितना दिया है 5 मीटर है, तो ऊंचाई 5 हमने ले लिया। तो अब 11 8 कितना हो जाएगा, 2 11 8 19 हो जाएगा गुणे 5। तो 19 दूना 38, 38 गुणे 5, पठवट 40, 4 और 5 तिहाई 15, 4 19, 15 4 19 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 190 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डीएलएड 4th सेमेस्टर में भी आता है, 3rd में भी आता है, 2nd में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको हम समझेंगे। 2016 में पूछा गया x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यदि जब x प्लस 1/x = 2 दिया है, इफ़ x प्लस 1/x = 2, तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x जो दिया है उसका हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट लगा के सब टोटल का स्क्वायर इधर का कर देंगे और इधर स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है 1a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है स्क्वायर का फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। यही हम यहाँ लगाएंगे। ये मान लीजिए a है, ये b दिया है, तो a² यानी x² और b² 1/x² प्लस 2ab। 2a क्या है, a आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। अब हम देखिए यही चीज़ तो ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए x² प्लस 1/x², इसीलिए स्क्वायर किया गया ताकि ये फॉर्मेशन बन सके और हम आंसर ला सके। तो ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है, इसको रोक लेंगे, बाकी उधर भेज देंगे। x कट जाएगा क्योंकि ये सारे पद गुणे में हैं, इसलिए ऊपर और नीचे सेम होने पर कट जाएंगे। अब देखिए x² प्लस 1/x² ये बचा, बराबर ये 4 उधर है ही और ये जो 2 है प्लस का उधर जाने पर माइनस का 2 हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको समझेंगे। ठीक है, आगे आपका सवाल जो है वो देख लेते हैं। आरोही क्रम में हमें लगाना है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि क्या किया गया है। -7/9 कामा -5/21 और 2/3, तो इसको आरोही क्रम में, आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, और एक चीज़ आपको बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, इसको पहले हम लगा लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी नीचे वाली जो संख्या है उसको एलसीएम ले लेते हैं। तो 9, 21 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 1, फिर 7 1 1 1। ठीक, तो क्या आएगा एलसीएम, 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 21, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो 63 एलसीएम आ गया, यानी कि -7 हम 63 लिख सकते हैं, -5/63 लिख सकते हैं, -2/63 लिख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें एक प्रक्रिया रह गई है। 9 में 7 बार कितना, 63 में कितनी बार पहाड़ा लग रहा है, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर हम कितनी बार गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम उसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे ये पहाड़ा लग रहा है 63 का। 7 9 63, तो 9 से इसको गुणा करेंगे, फिर 5 कितने 21 कितनी बार कर रहा है, ये 7 ही रहेगा, 7 9 सत्ते 63, तो 7 बार हो गया। अब 5 यहाँ 63, 21 में कितनी बार लग रहा है, 21 यहाँ 63, तो 3 बार गुणा, और फिर यहाँ 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 यहाँ 63 हो जाएगा। इनको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49,
7 सते 49 माइनस 49/63 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15/63, और 21 दूना 42 माइनस 42/63। अब यहाँ पर माइनस नीचे था लेकिन हम ऊपर भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए 49 बड़ा है, फिर 42 है, फिर 15 है, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो जो जितनी बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, -49/63, फिर -42/63, और फिर -15/63। ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। एक चीज़ फिर से बता दूं कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो माइनस में सबसे छोटी संख्या हो जाती है, वही इसका नियम था, यही आपको समझना था। आगे हम देखते हैं। आगे सवाल आपको देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें इजी है, अंदर गुणा कर देंगे, इसको भी अंदर गुणा करेंगे, 1 बाई अभी बता ही चुके हैं कैसे गुणा करना होता है, फिर आप लगा लेंगे। आगे हम ये वाला सवाल देख लेते हैं जो आपका रेलगाड़ी की चाल से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, इसको समझेंगे। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x² + 3x + 2। ये यहाँ पर सवाल गलत भी लगाया गया है, इसलिए आपको इसको समझा दे कि कई लोग कन्फ्यूजन होंगे कि ये बटा क्यों लगा हुआ है, तो यही आपको समझाना है, इसलिए इसको लगा के बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चाल दी हुई है, और फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि वह x + 2 घंटे में, यानी समय दिया है, घंटा लगा है इसलिए समय समझ लेंगे, समय बराबर x + 2। ठीक है, ये घंटा हो जाएगा। चाल बराबर ये क्या होता है, चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब हमको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि चाल गुणे समय दूरी का फार्मूला होता है, चाल गुणे समय। अगर ये नहीं पता है तो इतना तो फार्मूला आपको याद ही होगा, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता ही है फार्मूला। अब दूरी हमको निकालना है तो समय को चाल से गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, S बराबर D/T। तो यहाँ पर अब दूरी हमको निकालना है, चाल कितनी है, x² + 3x + 2। अब गुणे में करना है तो ये पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर गुणे में लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। x + 2, जो अलग अलग पद हैं उनको हमेशा ब्रैकेट में रख के ही गुणा किया जाता है या माइनस किया जाता है, ये आपको मेथड भी समझना होगा। अब देखिए गुणा करेंगे तो x वाले पद से पहले इसको गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, x गुणे x² x³। फिर हम 3 वाले से करेंगे, 3x को x से गुणा करेंगे तो +3x² हो जाएगा, फिर प्लस x को अब 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 से हम गुणा करेंगे, इस पद से सभी का गुणा हो गया, अब इस वाले पद से सभी का गुणा करेंगे, 2 से x² का करेंगे 2x² प्लस 2 से 3 को करेंगे तो 6x प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इसको कर लेंगे तो अब देखिए x³ हो जाएगा, x² वाले 2 पद हैं तो इनको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, तो 2x² प्लस 3x² बराबर 5x² हो जाएगा, प्लस 2x ये है, 6x ये है तो 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसको हम देखें, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ देख भी सकते हैं, आपका सवाल में यहाँ पर आंसर नीचे दिया है, ये बटे गलती से लगा है इसलिए आपको ये हम बता दे रहे हैं। इसी तरह ये आपको लगाना है, जैसा कि अभी इससे पहले सवाल बताए थे वैसे इसको लगा लेंगे आप। अब देखिए -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि हमारा जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, प्लस। जब योगात्मक कहीं लिखा आ जाए
उसका प्रतिलोम करना है, योगात्मक प्रतिलोम, तो हमेशा समझिए कि जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस में कर देंगे। तो यहाँ -9/11 था, तो आंसर क्या आ गया 9/11, माइनस हट गया, प्लस का हो गया। आगे देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि ऊंचाई इतनी है तो आधार ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, एक सवाल बता ही चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसमें मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें बॉडमॉस नियम लगा हुआ है। -5 -45 भाग -15 प्लस -3 गुणे 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। -5 था तो हम -5 ये रख लेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर है और माइनस बाहर है, तो दोनों माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर भाग है तो भाग में हमेशा आप देखते हैं कि भाग जो होता है उसका चिन्ह गुणा जब करते हैं तो जो ये पद होता है वो बटे में चला जाता है, तो -15 हो जाएगा। तो -15 होगा तो ये भी माइनस ऊपर हम कर देंगे, प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अब तो अब यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस का 5 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है इसमें आपको क्या करना है, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, तो -5 -3 -15 इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 3 8 8 और 15 -23, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के से लगा लेंगे, ठीक है। आगे और सवाल हम देखेंगे। आगे ये सवाल हो गया, ये भी उसी तरीके से लगेगा जैसे अभी बताया था हमने। और सवाल, इसको गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसका प्रगुण यही होता है कि एक दोनों का आपस में गुणा करने पर इसका जो प्रतिलोम होगा उसका गुणा करने पर हमेशा 1 आना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, बस इसका पलट देंगे आपस में, वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी 9/-4 हो जाएगा। माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे, बात एक ही होती है, ठीक है। आंसर यही आएगा कि यहाँ अगर प्लस है ऊपर तो ये देखिए गलत लिखा है नीचे, -4 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न आपका देखिए, ये थोड़ा पूछा गया है 2019 में। तो लिखा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, इसलिए हम मान लेंगे, माना 5 पुस्तकों का मूल्य, राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, कितना, 100 रुपये, ठीक। फिर हम कह रहे हैं 7 पुस्तकों का मूल्य, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम होगा, 72 कम हो जाएगा। लिखा क्या है देखिए, 7 पुस्तकों के मूल्य जो है वो 72 कम है 5 पुस्तकों के मूल्य से। तो 5 पुस्तकों का मूल्य x है, इससे 72 जो कम होगा वो 7 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य हमको ज्ञात करना है, का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लगाएंगे। देखिए इसमें दूसरे तरीके से लगाया गया है, मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। देखिए 7 पुस्तक में 5 पुस्तक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पुस्तक। 2 पुस्तकों का मूल्य कितना आ जाएगा, मूल्य कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटाया तो हम क्या घटा देंगे, तो x माइनस 72 हो जाएगा। दोनों रुपए को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस x हो जाएगा। ब्रैकेट में ये माइनस है बाहर, ये माइनस अंदर है, तो इसको करेंगे तो प्लस का 72 हो जाएगा। x माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा तो 72 रुपये आ जाएंगे, 72 रुपये आ जाएंगे। तो 2 पुस्तक का मूल्य 72 है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा। तो काट देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, 36 रुपये आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक, आगे ये सवाल आपका देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली समझ लेंगे कैसे लगाया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे 2 है तो उसका क्रमागत अगली संख्या क्या हो जाएगी कि 3 हो जाएगी। कैसे आई 2 से 3? एक जोड़ा तो, यानी कि हम किसी चीज़ में एक जोड़ दें किसी संख्या में तो वो अगली क्रमागत संख्या हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x में एक जोड़ देंगे तो दूसरी हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x में x+1 में एक जोड़ दें, यानी कि x+2, जैसे x+1 में एक और जोड़ दें तो x+2 हो जाएगा, तो x+2 इसको मान लिया। ठीक है, तो ये 3 क्रमागत संख्या हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है तीनों का योग 87 है, तो हम जोड़ लेंगे x प्लस ये वाला जोड़ा, फिर ये जोड़ेंगे x+1, फिर ये वाला जोड़ेंगे x+2 इक्वल टू कितना, 87 के बराबर। अब इनको जोड़ेंगे 1 2 3, 3x हो गया प्लस 2 1 3 हो गया बराबर 87 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3x इधर रखा, फिर 3 इधर से उधर भेजेंगे क्योंकि चर एक तरफ अचर एक तरफ, 87 माइनस 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यहाँ 3x हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, यहाँ 3 गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, 84/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 8 24, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 28 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो x बराबर 28 आया। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है कि द्वितीय क्रमागत संख्या, ये ध्यान रखिए विशेष करके, यहीं तक नहीं करेंगे। तो द्वितीय क्रमागत संख्या क्या है, x+1 है, तो x कितना आया 28, 28 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत लंबा चौड़ा लगाया हुआ है सवाल, हमने आपको बता दिया है, समझ गए होंगे तरीका। देखिए एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, आयत का परिमाप बहुत ही इजी है, हम चारों भुजाओं को योग कर दें वही आपकी आयत का परिमाप होता है। देखिए इसी से समझ लीजिए, मैं लगाऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे ऐसे ही, बस तरीका समझें। देखिए ये आयत बना है, चौड़ाई 10 है, लंबाई चौड़ाई 6 है और लंबाई इसकी 10 है। तो अब आपसे कहा जाए कि परिमाप बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, यानी चारों भुजाओं का योग जो होता है वो आयत का परिमाप होता है। तो 10 6 16, 16 10 26 6, 26 6 32, ये देखिए आ गया वही आंसर। और यहाँ पर अगर फार्मूला अगर आपको याद करना है तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर, ये एक फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप ये भी लिख दें कि आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, तो आप चारों भुजाओं का योग करेंगे तो भी 32 आ जाएगा, ये आपको समझना था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 78,000 सेंटीमीटर 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो ये कह रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब पानी है तो लीटर में आपको परिवर्तित करना है। तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 लीटर अब यहीं पर आप समझ लीजिए, नहीं तो आप दिक्कत होगी इसमें समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। अब इसको लीटर में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है कि ये 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी कितने लीटर हो जाएगा। तो इसको हमको चेंज करने के लिए क्या, एक चीज़ बस याद करना है कि 1000 जो घन सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो 1 लीटर पानी के बराबर होता है, 1 लीटर पानी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 1000 हो जाएगा। अब बताइए कि 7800 में हमको देखना है, तो 7800 में कितना आ जाएगा, 7800 में बराबर क्या हो जाएगा, 78 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 1/1000 गुणे 7800। तो इनको 2 जीरो काटा, ये 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा 78/10। इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो भाग कर देंगे तो 7/8 लीटर आंसर आ जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर में, इतने घन सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाएगा, 7.8 लीटर पानी आ जाएगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न भी कुछ देख लेते हैं, इसी में समझ लेंगे। बस लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकलता है, हमेशा हम लासा निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ आप देख लीजिए 9, 12, 18 हम ऐसे निकालते हैं। तो जो 2 से कटता है 2 से काट देते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काटते हैं। 2 छंग 12, 2 9 18। छोटी संख्या से पहले स्टार्ट करेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख लेते हैं। 2 तिहाई 6, फिर 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। 36 जो इसका हो जाएगा वो लासा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आंसर देख रहे हैं। ठीक, आगे देख रहे हैं 9 के अपवर्त्य। अपवर्त मतलब क्या होता है, अभी परिभाषा में बताए थे कि पहाड़ा होता है अपवर्त मतलब 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ये दिया हुआ है, पहाड़ा है ही तो ये हो जाएगा। और किसी में आप देखिए, किसी का पहाड़ा देखिए लिखा है 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। ठीक, अब यहाँ पर 9 के अपवर्त पूछ रहा है, तो 9 के अपवर्त ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक, अगर यहाँ 3 का अपवर्त पूछा जाता तो ये हो जाता है आंसर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखिए, क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया भी था कि 1 होता है। 1 से हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होती है तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है, ये भी अभी आपको बता दिए थे। 1 क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य है, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या होती है 1। क्रमागत 2 पूर्णांक का अंतर कितना होता है, 2 पूर्णांकों का अंतर कितना होता है, क्रमागत पूर्णांक मतलब 2 3 है, तो इसका अंतर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा, 1 हमेशा अंतर होता है, 1 आंसर हमेशा 1 अंतर आएगा। ठीक है, क्रमागत 2 पूर्णांकों के बीच हम ऐसे चलते हैं ना, 1 2 3, तो इनका अंतर बड़े से छोटे को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर ये हो ही चुका है, 1 हो जाएगा आंसर। किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर तो वही संख्या रहेगी, वही संख्या रहेगी। शून्य किसी से संख्या से घटा दो तो वही संख्या बचेगी। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 5 है या 2/3, तो बटे वाली कोई संख्या नहीं होती, ये हो जाएगी। ठीक, ऋण पूर्णांक जो माइनस वाला हो लेकिन पूर्णांक हो, पूरा अंक हो, पूर्णांक मतलब पूरा अंक हो, ऋण में पूरा अंक क्या है -5 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये सब समझना है, शब्दों में समझना है, कहीं परेशान मत होने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। क्या शून्य का गुणांक प्रतिलोम होता है, तो इसका शून्य का गुणांक कोई नहीं होता है, तो इसका नहीं पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो इसका अनंत हो जाएगा। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं P/Q के रूप में होती हैं, तो कोई भी लिख सकता है, कितना भी लिख सकता है, जो 0 पॉइंट समथिंग आए, तो -1 और 1 के बीच 0.0 करके कुछ भी संख्याएं आ सकती हैं, यानी अनंत आ जाएगा इसमें। -8 का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो योगात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में 8 होना चाहिए, तो +8 यहाँ पर कहीं लिखा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम, इसका बस प्लस कर देंगे, तो प्लस इनमें से कोई नहीं है, +16 ऑप्शन होता तो सही हो जाता। जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या समानुपात कहते हैं। जब 2 समानुपात होते हैं तो समानुपात हो जाता है। समानुपाती पदों में अब ये बताइए मध्य पद है, तो ये देखिए ये 2 मध्य पद हैं, ये वाह्य पद हैं, तो जो ऑप्शन मिल जाए उसको लगा दो। तो क्या लगा है 20 और
60 मध्य पद हैं, 20 और 60 मध्य पद गलत है। 20 और 30 वाह्य पद है, 20 और 90 वाह्य पद है, ये भी गलत। 30 और 90 वाह्य पद है, 30 और 90 वाह्य, 30 और वाह्य नहीं है, ये गलत। 30 और 60 मध्य पद है, 30 और 60 ये मध्य पद है, ये बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। आपको ये समझने वाली बातें हैं। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, तो ये कैसे हम जानेंगे कि हैं कि नहीं है? तो हम हमेशा इसका बटे में लगा के देख लेंगे और फिर यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया है उसको चेक कर लेंगे। यहाँ कोई वाह्य पद नहीं है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर है कि नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 आ रहा है, तो हम देखेंगे क्या करके इनको आपस में गुणा करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे 25 और 5 सत्ते 35, 35, 36, 37,000 हो जाएगा, ये 25,000, यानी कि वाह्य पद मध्य पद बराबर नहीं है, तो बी वाला सही हो जाएगा। वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ब वाला। आगे है 6 और 54 का मध्यानुपात बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। मध्य में अनुपात कौन सा हो जाएगा? इसका 18 हो जाएगा। अब इसमें भी x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x का मान यहाँ देख लेते हैं, 5:5 ये बता चुके हैं, सवाल आएंगे ज़रूर इनसे रिलेटेड, तो इसलिए आप अच्छे से समझ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। x का मान ज्ञात करना है तो हम इसको गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा। फिर बाह्य पद को गुणा कर देंगे, बराबर, ये इसका बराबर का चिन्ह कर देंगे समानुपाती की जगह। मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल, यानी 45 × 5, तो 5x इक्वल टू 5 हम 25 और 5 चौको 20, 20 2 22, 225, 5 से काटेंगे 225 को, 5 चौको 20 हो जाएगा, 2 5 हम 25, x बराबर 45 आ जाएगा। 45 जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा, ये हो गया। 16 और 40 का त्रिया अनुपात होगा, तो त्रिया अनुपात आपको पता है निकालने को, 100 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब देखिए इसका x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है? अगर त्रियानुपात या मध्यानुपात आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी आपको बता देंगे। ये देखिए x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है, तो ये आपको बताना है ये सही सजाती है या बिजाती है, तो बिजाती हो जाएगा, क्योंकि अगर दो प्रकार के उसमें पद हैं, जो आपके चर पद दो अलग अलग हैं, तो वो बिजाती हो जाते हैं। अगर x वाले ही पद होते हैं वो सजाती हो जाते हैं। एक ही टाइप के पद होंगे, x हो या y हो, एक ही पद हो, एक जैसे हों, तो वो सजाती होते हैं, और अगर अलग अलग हैं तो बिजाती हो जाते हैं, ठीक। ये कैसा व्यंजक है? ये सजाती व्यंजक है, देखिए यही आपको बताए थे अभी, ठीक। समीकरण में पक्ष होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर आपको 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड, समीकरण में पक्ष होते हैं, ठीक। ऐसे ही आपके सवाल सब हैं, बहुत ही इजी हैं, वो आप सब लगा लेंगे, रट लेंगे। जो रटने वाला होगा, जो भी फार्मूलाज हों वो रट लीजिए, ताकि आप आसानी से सब चीज़ें सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम निकालने का तरीका भी आपको बता दिए हैं, उसी तरीके से आप लगा लेंगे। जो बताने वाला है वो बता दिए हैं, आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा आप कर ही लेंगे, 5 सत्ते 35, या फिर आपका जो क्या है मान ज्ञात करना है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा कुछ बताया गया। तो 7 को 3 से गुणा कर दो, फिर प्लस 7 को 2 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा बा, ठीक। ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, त्रिभुज का आधार देखिए कितनी बार इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लगा लेंगे। छोटी परिमेय संख्या है, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है? तो सबको आपस में भाग कर देंगे, जो आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा। तो ये देखिए 7, देखिए ये माइनस में हमेशा जो बड़ी होती हैं संख्या वही सबसे छोटी होती हैं, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या ये हो जाएगी, ठीक। लासा ज्ञात करने का तरीका हमने ऐसे बता दिया था, लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर। इसको बता देते हैं, 1.5y
-7 इजक्वल टू 0.5y। तो ये भी आप कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे 1.5y माइनस 0.5y हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। इसको इससे घटाएंगे, 1.5 में से आधा घटाएंगे तो 1y हो जाएगा बराबर 7, यानी y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है ठीक, इसको भी सॉल्व अभी पीछे इसी तरह सवाल था, आप लगा लिए थे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार इतना है, त्रिभुज का संगत ऊंचाई, वही 1/2 लगा के आंसर लगा लेंगे। पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव है, पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अवयव है तो 0 हो जाएगा। इसका भी लघुत्तम लगाना आप जान ही गए हैं। जैसे अभी ये सवाल ऊपर y वाला लगाया था वैसे ये लगा लेंगे पश्चांतर करके। इतना दिया है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो √3/4 a हो जाएगा। तो इसमें से लगा लेंगे, इसको परिमाप का फार्मूला लगाते हुए इसको आप कर लेंगे ये वाला तो इसमें 120 आंसर आ जाएगा। 400 काट देंगे और फिर ऐसे लगा लेंगे, इसको रूट कट जाएगा। ठीक, √3/4 a हो जाएगा। इस तरीके से आप लगाएंगे इसको। फिर इसको देख लेंगे, परिमेय संख्या इसका समतुल्य संख्या है तो इसको काट देंगे। तो काटने पर वैसे कट तो रहा नहीं है, तो जो इसके पहाड़े में हो, जैसे इसका 12 आ जाए या 8 15 नीचे आ रहा है तो 15 तियाँ 45, 8 तिरिक 24, ये अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए, ये भी x का मान आप निकाल लेंगे। एक वर्ग की भुजा इतनी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 बार 1.6 को 2 बार गुणा कर दें, भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला वर्ग का, ये तो आप लगा लेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, सम होती है। ठीक है, एक सबसे छोटी है लेकिन वो कह रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का आप रूल जानते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। तो ये एक ही है तो एक से नहीं मतलब कोई और इससे बड़ी संख्या 2 आएगी जो एक से भी कट जाए और स्वयं से कट जाए। ठीक, तो वो अभाज्य सबसे छोटी 2 हो जाएगी। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और आधार इतना है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बार बार आप जान रहे हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से सवाल मिल रहे हैं, तो यही फार्मूला लगा के आप इसको लगा लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन इसमें कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं मैसेज कर दूंगा नंबर पर, आपको व्हाट्सएप पर सॉल्व करके क्वेश्चंस भी भेज दूंगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है कहीं भी गणित सवाल लगाने में, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है डीएलएड से संबंधित, कहीं भी आप फंस रहे हैं, नहीं आप समझ पा रहे हैं कोई प्रश्न, तो तुरंत आप मेरे नंबर पर भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उसे आप तक पहुंचा दूंगा तुरंत। और जो है आपको संतुष्टि भी मिलेगी, आप अच्छे से उसको समझ भी पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसको समझ भी पाएँ और जो व्यू रेट है वो घटे भी ना। तो इस वीडियो में इतना ही।